by TG, and today we are going to discuss about derivatives of monosaccharides. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वी नीड योर सपोर्ट। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स को कि डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला डेरिवेटिव मोनोसेक्राइड का जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा अमीनो शुगर। अब ये अमीनो शुगर्स क्या होते हैं? बेसिकली शुगर्स में जब अमाइन ग्रुप लग जाए उनको हम बोलते हैं अमीनो शुगर। जैसे कि हमारा ग्लैक्टोसामाइन है, ग्लूकोसामाइन है। बेसिकली किसी भी शुगर में आपका अगर अमाइन ग्रुप लग गया है, अमाइन ग्रुप क्या होता है? तो बेसिकली ये अगर किसी भी शुगर में आपका NH2 लग गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमाइन शुगर। कि उसके अंदर क्या लग गया है? अमाइन ग्रुप लग गया है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? अमाइन शुगर। तो इसका एग्जांपल है हमारा ग्लूकोसामाइन, ग्लैक्टोसामाइन। अगर शुगर में आपका अमाइन ग्रुप लग गया उसको आप क्या बोल दोगे? अमाइन शुगर। तो वन ऑफ द डेरिवेटिव है ये हमारा मोनोसेक्राइड का कि अगर आपने यहाँ पे OH की जगह NH2 लगा दिया है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अमाइन शुगर। भाई इसके अंदर अमाइन हो गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? अमाइन शुगर बोल देंगे। सिमिलरली ग्लैक्टोसामाइन में भी यही होता है। हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है मोनोसेक्राइड्स का, वो होते हैं हमारे शुगर एसिड्स। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है मोनोसेक्राइड का। तो शुगर एसिड यानी कि अब देखो अभी क्या था, इससे पहले अमीनो शुगर यानी कि शुगर के अंदर क्या लग गया? अमाइन ग्रुप लग गया। अब शुगर के अंदर क्या लग गया है? एसिड। और शुगर के अंदर एसिड लगने का मतलब है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो देखिए आप इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। सिमिलरली एक और ही एग्जांपल हमारा दे रखा है, इसमें भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे शुगर एसिड्स हैं। ये है हमारा ग्लूकोयूरोनिक एसिड और इससे नीचे हमारा ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड। जो दोनों हैं आपके, चाहे ग्लूकोयूरोनिक हो या ग्लैक्टोयूरोनिक हो, भाई उनके नाम के पीछे एसिड लगा तो ये तो ऑब्वियस है कि उनके अंदर क्या होगा? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये दोनों ही मिलके आपका क्या बनाते हैं? पेक्टिन बनाते हैं। अब पेक्टिन कहाँ मिलती है हमें? पेक्टिन मिलती है हमें बेटा सेल वॉल में। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें हमें पेक्टिन जो है वो देखने को मिलता है। और वो पेक्टिन आपकी किससे बनी होती है? ग्लूकोयूरोनिक एसिड्स और ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड्स। सो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड डेरिवेटिव की कि हमारा थर्ड डेरिवेटिव क्या होता है मोनोसेक्राइड का। तो बेटा जो थर्ड डेरिवेटिव होता है मोनोसेक्राइड का वो होता है हमारा डीऑक्सीराइबोस। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायो में मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप को खुद ही डिस्क्राइब कर देते हैं। तो अगर आप इसको ब्रेक करो, डी मीन्स होता है किसी भी चीज़ का रिमूवल, ऑक्सी मीन्स है ऑक्सीजन, राइबोज आप सभी को पता ही है हमारी शुगर थी। कल हमने बात किया था मोनोसेक्राइड्स जब हमने पढ़े थे कि राइबोज हमारी एक शुगर होती है। तो बेसिकली ये डीऑक्सीराइबोज किससे बना है कि राइबोज में से हमने ऑक्सीजन का रिमूवल किया तो उसमें हमारा क्या बन गया? डीऑक्सीराइबोज बन गया। कहाँ से हमने ऑक्सीजन का रिमूवल किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो हमारा 1 प्राइम पे प्रेजेंट है, दूसरा हमारा 2 प्राइम पे प्रेजेंट है, 3 प्राइम पे प्रेजेंट और 5 प्राइम पे प्रेजेंट है। तो जो हमारा राइबोज ग्रुप है उसमें हमारा 4 पोजीशंस पे जो है हमारा वो OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो रिएक्ट करेगा वो करेगा हमारा सेकेंड जो 2 प्राइम पे हमारा OH है। तो इसलिए इसकी जो डीऑक्सीजनेशन होती है वो किसकी होती है? हमारी 2 प्राइम कार्बन की। जो हमारा 2 प्राइम कार्बन है वहाँ से हम एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और क्या बन जाता है? हमारा डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। तो ये जो है हमारा ये तीसरा डेरिवेटिव है मोनोसेक्राइड का हमारे। अब मैं बात करूँ डीऑक्सीराइबोज की और राइबोज की, दोनों ही जो है हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं? क्योंकि ये बनाती है हमारे DNA और RNA को। दोनों ही हमारी बहुत इंपॉर्टेंट शुगर्स है क्योंकि ये किसको बना रही है? DNA और RNA को। आप सभी को पता है DNA जो हमारा वो जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है वो काम करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में हमारा RNA भी एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। अब आप सभी को एक बात बताती हूँ, सबसे पहले जो फाइंड आउट जेनेटिक मटेरियल था या सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी वो थी हमारी RNA, ठीक है, जो कि हमारी किससे बनी है? राइबोज शुगर से। फिर उसके बाद में देखा गया कि भाई DNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि किससे बना हुआ है? हमारा डीऑक्सीराइबोज से। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई RNA को सबसे पहले फाइंड आउट किया गया।
आरएनए ही पहले बना, उससे हमारा जो है वो डीएनए बना, बेसिकली डीएनए की शुगर बनी डीऑक्सीराइबोज। तो आरएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता है, या आरएनए ही हमारा स्टेबल क्यों नहीं बोला जाता है, डीएनए को एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला जाता है? तो चलिए इसका मैं आपको आंसर करती हूँ कि भाई क्यों आपका डीएनए जो है एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों नहीं। चलिए देखते हैं उसको। तो देखो बेटा, एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमारी OH ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। पहले राइबोज में ही देख लेते हैं। तो OH कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 प्राइम पे, 2 प्राइम पे, 3 प्राइम पे और 5 प्राइम पे। ठीक है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 प्राइम पे, 3 प्राइम पे और 5 प्राइम पे। यहाँ पे कितने जगह OH प्रेजेंट है, 4 जगह, जबकि यहाँ पे कितना है, 3 जगह। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वहीं से हम जो है वो रिएक्टिविटी करा सकते हैं, वहीं से हम जो है वो रिएक्शन करा सकते हैं। जहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, खाली H प्रेजेंट है, वहाँ पे आप रिएक्शन जो है वो नहीं करा सकते। तो अब मैं बात करूँ पहले डीऑक्सीराइबोज की। तो इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे, फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे। तो डीऑक्सीराइबोज जो है हमारा क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। और डीएनए हमारा 3 चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, एक होती है हमारी शुगर, दूसरा होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलके जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल बनता है। और अभी मैंने आपको एक बात बताई कि आप रिएक्शन वहीं करा पाओगे, रिएक्शन कराने का मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐड कराना, आप वहीं करा पाओगे जहाँ पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब फर्स्ट पे क्या होगा, फर्स्ट पे तो लग जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेस, इन दी केस ऑफ डीएनए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ पे आपका क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया। ठीक है, यहाँ फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया। और जो 3 प्राइम पे आपका कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट था वो आपकी नेक्स्ट शुगर से जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि डीएनए ऐसा तो है नहीं एक ही शुगर से बना होगा, काफ़ी सारी शुगर से मिलके बना होगा। तो ये जो है ये आपका नेक्स्ट शुगर से रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या अब डीएनए में कोई भी OH ग्रुप बचा रिएक्ट करने के लिए, नहीं। वहीं हम राइबोज की बात करें तो ठीक है भैया, इसमें भी सेम चीज़ कर दी, फर्स्ट पे लग गया, थर्ड पे लग गया और फिफ्थ पे लग गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक OH ग्रुप बचा। ठीक है, अभी भी क्या हुआ, यहाँ पे एक OH ग्रुप बचा जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए जो हमारा आरएनए होता है, क्योंकि वो किससे बना है, राइबोज शुगर से, इसीलिए उसको स्टेबल नहीं बोला जाता, क्योंकि उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है जो अभी भी किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए आरएनए जो है वो स्टेबल नहीं है, जबकि डीएनए जो है वो आपका स्टेबल है, क्योंकि डीएनए पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं बचा है, जबकि आरएनए में जो राइबोज शुगर है उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री बचा है जो रिएक्शन करता रहेगा। तो इसीलिए आरएनए जो है एक स्टेबल जेनेटिक मटीरियल नहीं होता है। तो ये तो हो गई हमारी डीऑक्सीराइबोज, डीएनए और आरएनए के बारे में बात। अब हम बात करें कि भाई मोस्टली शुगर्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं सेल्स के अंदर, या तो हेक्सोज की फॉर्म में पाई जाती है या फिर पेंटोज की फॉर्म में पाए जाते हैं, राइबोज, ग्लूकोज, राइबोलोज, फ्रक्टोज, बेसिकली हेक्सोज और पेंटोज की फॉर्म में ही जो है वो पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म की अगर हम बात करें जो आपके सेल्स के अंदर देखने को मिलती है शुगर्स की, वो आपकी हेक्सोज या फिर पेंटोज फॉर्म होती है। अब ये जो हमारी हेक्सोज और पेंटोज फॉर्म है ये भी 2 तरीके के स्ट्रक्चर शो करती है। एक तो ये जो लीनियर चेन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके जो शुगर्स होती हैं, जो हेक्सोज और पेंटोज शुगर है, वो 2 तरीके की जो है वो फॉर्म शो करती है, लीनियर और साइक्लिक फॉर्म। अब कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या कौन सी फॉर्म जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो बेटा ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें रिंग फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्वस होता है, वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वाटर में या फिर जो एक्वस मीडियम होता है उसमें जो रिंग फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी पेंटोज और हेक्सोज शुगर्स है वो 2 तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो शो कर सकती हैं। एक तो आपका लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरा जो है वो आपका रिंग स्ट्रक्चर, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, आपका रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी, ग्लूकोज जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी, ये 2 तरीके का रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना सकती हैं। एक होता है हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज, दूसरा होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अब ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई इसने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट प्राइम कार्बन, कि फर्स्ट प्राइम कार्बन पे आपका जो OH ग्रुप है वो 6 के साथ एक ही लाइन में आ रहा है या फिर अलग प्लेन में आ रहा है।
ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये एक ही प्लेन में आ रहा है, जबकि यहाँ पे देखो तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग प्लेन में है। तो जब दोनों अलग अलग प्लेन में, फर्स्ट का OH और सिक्स्थ का OH दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो इनको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ठीक है। वहीं अगर दोनों सेम प्लेन में है, काफ़ी ज़्यादा पास हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बीटा डी स्ट्रक्चर। ठीक है। और इस तरीके को कि अल्फा डी और बीटा डी, इसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। अल्फ़ा जो है वो बीटा में कन्वर्ट हो सकता है और बीटा जो है वो अल्फ़ा में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया कि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, बीटा है तो बीटा, नहीं, ये दोनों जो है वो आपस में चेंज करते रहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, कि अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और बीटा जो है वो अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों ही जो है वो आपकी कोई सा भी स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं, अल्फ़ा स्ट्रक्चर भी और बीटा स्ट्रक्चर भी। डिपेंड करता है कि क्या डिमांड है हमारी बॉडी की। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं डाइसेक्राइड्स की और ओलिगोसेक्राइड्स की। आई नो इस क्लास में मैंने बोला था, बट नेक्स्ट क्लास में जो हम वो बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स की। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।